तो बच्चों आज अपन देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे अपन जो फ्लक्स पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी भी पर्टिकुलर एरिया ए से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है तो उस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, उस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आती है बच्चों वो होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अगर अपन 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, ठीक है बच्चों, वो होगा ये कॉस थीटा। ठीक है, ये कौन सा, मान लिया कि ये एक कोई एरिया है। ठीक है, ये कोई एक एरिया है। ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर होता है बच्चों, किसी भी, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होता है, सरफेस के इसके परपेंडिकुलर आता है। ठीक है, तो देखो ये मैंने क्या किया बच्चों कि ये एक वर्टिकल प्लेन में ऐसा मैंने सर्किल रख दिया है। ठीक है, उसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो इस साइड आ रहा होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोजेक्ट किया है कि एरिया वेक्टर के साथ थीटा डिग्री एंगल प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो आएगा ए कॉस थीटा। यहाँ देखने वाली बात है बच्चों, अगर ए कॉस थीटा देखूँ तो ए कॉस थीटा क्या है, एरिया वेक्टर का पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो अपन ए कॉस थीटा को बोल सकते हैं प्रोजेक्टेड एरिया, इफेक्टिव एरिया और शैडो एरिया। ठीक है, तो अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो अपने को उस एरिया का प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखने वाली बात यह है बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। अपने को ये बात पता है, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इसीलिए जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस कर रही है उसकी डेंसिटी उतनी ही, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगा। ठीक है, नोट करने वाली यहाँ बात फर्स्ट पॉइंट ये है बच्चों कि चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट होने के चलते ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है बच्चों वो आता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन ये लिखे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को देख चुके हैं, फोर्स अपॉन चार्ज इनटू एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है एसआई, न्यूटन, और चार्ज का कूलॉम, एरिया का मीटर स्क्वायर, मैंने इसको रख दिया। अपन ये भी देखे थे बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस लिख सकते हैं, इंटू एरिया करूं तो v बाई एम इंटू एम स्क्वायर, तो वोल्ट मीटर भी इसकी एक यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो होगी न्यूटन पर कूलॉम इंटू मीटर स्क्वायर और वोल्ट मीटर। ठीक है, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें बच्चों तो ये क्या होगा, फोर्स, चार्ज और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, फोर्स का तो अपन देख चुके थे ml/t-2, चार्ज का 80 होता है और एरिया का l स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशनल फॉर्मूला आती है वो होता है ml/3t-3a-1। ठीक है, चलो यहाँ तक बातें क्लियर होगी। जो चौथा पॉइंट है देखने वाली बच्चों वो ये है कि जो चौथा पॉइंट है, मान लो कि तो चौथा पॉइंट ऐसा बच्चों कि मान लो, चौथा पॉइंट है वैसा है कि मान लो ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, ये वो एरिया वेक्टर है। ठीक है, ये वो एरिया वेक्टर, इसकी एरिया क्या है, ए है। ठीक है, इसकी जो एरिया वेक्टर है बच्चों वो इधर है। ठीक है, एरिया वेक्टर इधर है और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही लगा के रखा है। ठीक है बच्चों, तो अपन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस एरिया से एसोसिएट हो रहा होगा वो हो रहा होगा ये cos 0 डिग्री। तो इसकी वैल्यू cos 0 कितना होता है 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी, फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी E इंटू ए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी
मान लो यही एरिया वेक्टर है, इस बार एरिया इधर है और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे लगा दिया, तो थीटा कितना होगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और ई के बीच में थीटा आ रहा होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होगा ई ए कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, -1, तो इसकी वैल्यू आ रही होगी -c, जो कि मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, क्या आ रही होगी, फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, ठीक है बच्चों। ठीक है, इस बार मैंने क्या किया, ऐसे प्लेस कर दिया, मान लो कि मैंने इस बार इसी को ऐसे प्लेस कर दिया, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर, और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैंने ऐसे लगा दिया, तो देखो एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है 0, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होगा वो आ रहा होगा 0, ठीक है बच्चों। ठीक है, ठीक है, चलो तो एक सवाल देखते हैं बच्चों। सवाल ये है, इसको रोमन में मत लिखना, तो ऐसे लिख देना, ठीक है, ये 4 है, ठीक। सवाल ऐसा है, देखो इस बार ये कोई एरिया है, क्या है, ये कोई एरिया है ऐसा, ठीक है, ये कोई एरिया है। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे लगा दिया है, ठीक है। तो अगर इसका एरिया वेक्टर देखें बच्चों, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ रहा होगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही होगी 0, ठीक है। जब भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन के पैरेलल हो, सुनना, अगर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेन के पैरेलल हो तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स जो आएगा वो 0 आएगा, ठीक है बच्चों। तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स कितना आएगा 0। देखो जो दूसरा सवाल है वो कुछ ऐसा है कि ये मान लो एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, ठीक है, इसका ये एरिया है, ठीक। मैंने इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे लगा दिया, ठीक है, ऐसे लगा दिया, जो कि इससे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। एंगल कुछ भी सबटेंड करे बच्चों, अगर मैं इसी को ऐसे प्लेस कर देता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी एंगल सबटेंड कर रहा है, लेकिन है तो इस एरिया के पैरेलल ही ना, तो यहाँ भी व्हाट एवर द एंगल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विथ दिस एरिया, अपन देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, पैरेलल टू एरिया है। तो पैरेलल टू एरिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो इससे भी जो फ्लक्स एसोसिएटेड हो रहा होगा बच्चों वो 0 आएगा, ठीक है। फ्लक्स जो एसोसिएटेड हो रहा होगा बच्चों वो 0 आ रहा होगा, ठीक है। देखो जो पांचवी बात है बच्चों ये है कि अपन देख चुके हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है ये cos थीटा। यहाँ अपन देखे क्या है कि E इंटू ये क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया, क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। चलो इस पे बेस सवाल देखते हैं। सवाल ये है बच्चों, ठीक है, कि ये देखो हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस r है, ठीक है। हमने क्या किया है, ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोजेक्ट कर दिया। तो अपन देखें तो इसका एरिया जो वेक्टर होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, आ रहा होगा, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। आपको बताना क्या है कि आउट गोइंग फ्लक्स कितना आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, फाई आउट गोइंग कितना आ रहा होगा, ठीक है, आउट गोइंग फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो अपन याद रखना आउट गोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है, और इनकमिंग फ्लक्स को क्या लिखते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, यही है, जो कि क्या होगा, सर्कुलर, ठीक है। तो अगर देखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स
जो आउट गोइंग होगा, ठीक है, आउट गोइंग, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट गोइंग होगा उसकी वैल्यू आ रही होगी E इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, अगर आप एक हेमिस्फीयर कटोरा देखे हो ना, कटोरा का अगर मैं इधर से, तो प्रोजेक्टेड एरिया सर्कुलर आ रहा होगा, तो सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और ये प्लस आएगा क्यों, क्योंकि आउट गोइंग फ्लक्स है, तो ई पाई आर स्क्वायर जो होगा ये आउट गोइंग फ्लक्स आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। कोई अगर इनकमिंग फ्लक्स पूछता है तो क्या बताओगे, माइनस में इतना ही आएगा। ठीक है, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। जो अगला सवाल है बच्चों ये है कि ऐसा सवाल है, पिरामिड देखे हो ना, नहीं ये पिरामिड नहीं होगा ना, ये है कोन। क्या है, कोन। इसकी रेडियस कितनी है r और हाइट इसकी है h। ठीक है, आपको बताना क्या है कि आउटगोइंग फ्लक्स कितना आ रहा हुआ। ठीक है, आपको क्या बताना है, मैंने क्या किया, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करा दिया। ठीक है, अब बताना क्या है कि आउटगोइंग फ्लक्स कितना आ रहा होगा, आउटगोइंग फ्लक्स कितना आ रहा होगा। ठीक है, आउटगोइंग फ्लक्स को अपन क्या लिखना है अपने को, पॉजिटिव। तो देखो बच्चों, अगर आप इसकी प्रोजेक्टेड एरिया देखे हो ना, कौन तो देखे होगे, तो इसकी अगर प्रोजेक्शन में बनाऊं तो देखो ये r 2r और यहाँ हाइट h और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होगी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट गोइंग लिखूं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट गोइंग अगर मैं लिखूं तो E इंटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2r इंटू h। ठीक है, ये गया तो ERH जो होगा इसकी आउटगोइंग फ्लक्स होगी। ठीक है, अगर आउटगोइंग फ्लक्स की बात करूं बच्चों तो क्या आ रहा होगा, जो आउटगोइंग फ्लक्स आ रहा होगा बच्चों ये आ रहा होगा ERH। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब जो छठी बात है बच्चों ये है 6 नंबर पॉइंट ये है बच्चों, ठीक है, कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी 3D ऑब्जेक्ट विच इज नॉट एट सरफेस। ठीक है, जो कि सरफेस पे नहीं हो, ऐसा 3D ऑब्जेक्ट जो सरफेस पे नहीं हो, प्लेस्ड इन, ठीक है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, देखो मान लो ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या किया बच्चों कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रखा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे नहीं हो। ठीक है, तो अपन देखें यहाँ, तो जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स होगा। तो हमेशा जो नेट फ्लक्स होगा बच्चों, नेट फ्लक्स जो आ रहा होगा बच्चों वो आ रहा होगा 0 के बराबर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा, इनकमिंग फ्लक्स इतना होगा। जब इसका मैं प्रोजेक्टेड एरिया देखूंगा तो ये -E, ठीक है, इनटू ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आउटगोइंग फ्लक्स कितना आ रहा होगा, -E इंटू +E इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर मैं नेट फ्लक्स निकालूं बच्चों, इससे फाई नेट निकालूं तो फाई इन प्लस फाई आउट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही होगी। ठीक है, तो अगर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है जो कि सरफेस पे नहीं है, तो उससे जो एसोसिएटेड फ्लक्स होगा बच्चों वो हमेशा नेट फ्लक्स 0 आएगा। क्या आ रहा होगा, नेट फ्लक्स 0 होगा। लेकिन अगर किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं बच्चों, तो 0 आ भी सकता है और
नहीं भी आ सकता है। तो नेट फ्लक्स जो है वो 0 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो जो 7वां पॉइंट है बच्चों वो है कि इफ 3D object is placed in non-uniform electric field, then electric flux may or may not be 0। ये बात याद रखना, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो कि एक ये स्फीयर है, मैंने यहाँ प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, तो इससे फील्ड लाइंस निकल रही होगी, देखो इससे फील्ड लाइंस निकल रही होगी। तो जितना फील्ड लाइंस इंटर कर रही है उतना ही फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रही है। तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स होगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि जितनी लाइंस इंटर कर रही है उतना ही लाइंस इससे बाहर निकल जा रही है, तो जो नेट फ्लक्स आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा, ठीक है। देखो एक सवाल देखते हैं। सवाल ये बच्चों कि अपने को ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू, क्या निकालना है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू एरिया ऑफ 100 यूनिट्स placed in XY प्लेन में, ठीक है। ऐसा है, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। ये जो एरिया है वो ऐसा है, ठीक है। इसकी जो एरिया की वैल्यू है बच्चों वो है 100 यूनिट्स। तो देखो अगर एक्स वाई प्लेन में एरिया वेक्टर है, अगर एक्स वाई प्लेन में ये पर्टिकुलर ज्योमेट्री रखा हुआ है तो इसकी एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आएगी, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है, जेड एक्सिस। तो जो एरिया वेक्टर आ रहा होगा बच्चों, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो जो एरिया वेक्टर आ रहा होगा बच्चों वो के कैप में आ रहा होगा कि नहीं। तो एरिया वेक्टर के कैप में आ रहा होगा बच्चों, और तो अपन एरिया को कितना लिख सकते हैं, 100 यूनिट्स इन के कैप डायरेक्शन, ठीक है। तो अपन एरिया वेक्टर को लिख सकते हैं 100 यूनिट्स इन के कैप डायरेक्शन, ठीक है। 100 यूनिट्स इन के कैप डायरेक्शन लिखा जा सकता है। तो देखो अपन क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा बच्चों वो आएगा ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या दे रखी है, 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 100 के कैप। डॉट प्रोडक्ट तो आता है निकालने अपने को, तो ये आ रहा होगा 4 × 100, ठीक है। इतनी यूनिट्स आ रही होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो एक और सवाल है। सवाल ये है कि इस बार एरिया वेक्टर गिवन अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। ये अपने को गिवन है, इतना न्यूटन पर कूलम, ये अपने को गिवन है, ठीक है। जो एरिया वेक्टर है बच्चों वो है, जो एरिया वेक्टर अपने को गिवन है बच्चों वो है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 1.5 k कैप। इस बार जो एरिया वेक्टर है वो है सेंटीमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। अपने को बताना क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा होगा, इसको कैलकुलेट कर लेना बच्चों। इसमें क्लू ये है कि इस सेंटीमीटर को अपने को मीटर में
बनाना पड़ेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर को अपन चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे ना आप, तो इसका जो सॉल्यूशन मिल रहा होगा, इसका जो सॉल्यूशन आ रहा होगा बच्चों, ये जो सॉल्यूशन आ रहा होगा वो होगा 7 × 10⁻⁻⁴ वोल्ट मीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, देखो जो अगला सवाल है ये है कि आपको बताना है, एक ज्योमेट्री गिवन है अपने को। ठीक है, अपने को एक ज्योमेट्री गिवन है, फाइंड इनकमिंग फ्लक्स एंड आउट गोइंग फ्लक्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को गिवन है 3i कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है। ठीक है, ऐसा गिवन है। ठीक है, और जो ज्योमेट्री है वो ऐसी है, देखना वो ऐसी है। ठीक है बच्चों, वो कुछ ऐसी है ना। ठीक है, ऐसे गिवन है। ठीक है, इसका साइड 1 मीटर, इसका 2 मीटर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, और ये 3 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इस सवाल को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें तो अपन ऐसे आ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा बच्चों ये यही होगा, इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो यही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो यही होगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होगी। ठीक है, तो अगर फाई इन निकाला है तो अपने को एरिया कितना लिखना पड़ेगा, 1 × 2, लेकिन इसका एरिया वेक्टर देखो, ये जो सरफेस है वो किस प्लेन में है, YZ प्लेन में, तो इसकी एरिया वेक्टर अलोंग x आ रही होगी। सिमिलरली इसका भी अलोंग x आ रहा होगा। ठीक है, तो अपन फाई इन निकालें बच्चों, तो जो प्रोजेक्टेड एरिया मिल रहा है अपने को फाई इन के लिए, जो फाई इन के लिए प्रोजेक्टेड एरिया है बच्चों, उसको मैं यहाँ दिखा देना चाहता हूँ। ये ऐसा है। ठीक है, बस ये वाला एरिया। ठीक है, जिसका डायमेंशन दिया है 1 मीटर और 2 मीटर, और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनकमिंग लाइंस के लिए नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ लिख दूँ 3i कैप ई, इसका एरिया वेक्टर 1 × 2 आई कैप, ये डॉट प्रोडक्ट में होगा ना, तो -6 वोल्ट मीटर आ रहा होगा, ये आ रहा होगा इनकमिंग फ्लक्स। अगर मैं आउटगोइंग फ्लक्स लिखूँ बच्चों, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, तो जो आउटगोइंग फ्लक्स आ रहा होगा बच्चों फाई आउट, वो भी कितना आ रहा होगा, लेकिन इस केस में प्लस आ रहा होगा, 3i कैप डॉट 1 × 2 आई कैप, तो इस बार +6 वोल्ट मीटर आ रहा होगा। जब अगर नेट फ्लक्स कोई पूछता बच्चों इससे, तो नेट फ्लक्स आता 0। ठीक है, हमें नेट फ्लक्स नहीं पूछा है, लेकिन नेट फ्लक्स फाई इन प्लस फाई आउट आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल कैलकुलेशन है, अपन बस अपने को ये देखना है कि प्रोजेक्टेड एरिया, अपने को क्या देखना बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हमेशा प्रोजेक्शन लेना है। ठीक है, एरिया का। ठीक है, चलो देखो एक और सवाल है, फाइंड फाई इन एंड फाई आउट, फाइंड फाई इन एंड फाई आउट। ठीक है बच्चों, यदि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है, क्या दिया हुआ है x² आई कैप, ऐसा है, ज्योमेट्री ऐसी है बच्चों, देखो ज्योमेट्री ऐसी है, ये ठीक है, ठीक है, ये रहा, ये ज्योमेट्री है। ठीक है, यहाँ 0 0 है, ओरिजिन है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो 3, 0 है। ठीक है, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। देखो ठीक है, यहाँ 1 मीटर है, यहाँ 2 मीटर है इसका डायमेंशन, और ये 3 मीटर डायमेंशन है। वापस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस में है, उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर आई कैप, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो अपन देखें बच्चों, तो इस केस में भी जो प्रोजेक्टेड एरिया आ रहा है वो यही है, और ये आउटगोइंग के लिए ये है, ये एक एरिया आउटगोइंग के लिए, और ये इनकमिंग के लिए प्रोजेक्टेड एरिया है। तो अपन देखें तो ये एक्स एक्सिस यहाँ पे है, तो प्रोजेक्टेड एरिया ऐसे होगा। ये जो जेड एक्सिस है बच्चों, सॉरी, ये जो जेड एक्सिस है ये यहाँ पे है, तो ये जो एरिया होगा यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो ये जो एरिया है वो x इक्वल टू 0 पे है, और जो ये वाला एरिया है बच्चों वो ऐसे लाई कर रहा होगा। तो ये जो आउटगोइंग फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए प्रोजेक्टेड एरिया वो x इक्वल टू 3 पे लाई कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो अपने को क्या करना है, x, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है, तो इस एरिया के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और आई होगी, और इस एरिया के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और आएगी। पिछले सवाल में दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है, तो इस प्रोजेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग आएगी, और इस प्रोजेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग आएगी। तो अपन अगर पहले के लिए देखें बच्चों, जो x इक्वल टू 0 पे एरिया है, ठीक है, जो अपने को x इक्वल टू 0 पे जो पहला एरिया है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही होगी, x इक्वल टू 0 डालोगे तो 0 आई कैप। तो फाई इन जो आ रहा होगा बच्चों वो आ रहा होगा ई ए, ठीक है। ई की वैल्यू है 0, और 1 इंटू 2 क्या है, आई कैप, तो इसकी वैल्यू आ रही होगी 0, ठीक है। फाई इन कितना आ गया, 0, ठीक है। चलो अगर अपन x इक्वल टू 3 मीटर है ना, मीटर ले लेते हैं, ठीक है, ये मीटर में है, ठीक है। x इक्वल टू 3 मीटर वाले एरिया को देखें, जिसको मैं A2 बोला हूँ, तो इससे जो है फाई आउट आ रहा होगा, यहाँ पे नेगेटिव लिख लेना है, ठीक है। फाई आउट आ रहा होगा, फाई आउट को प्लस में लिखते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर आई कैप, ठीक है, डॉट एरिया वेक्टर यहाँ पे कितना होगा, उतना ही होगा, 1 इंटू 2 आई कैप। इसको अपन कैलकुलेट करें तो 9 आई कैप डॉट 2 आई कैप, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 18 वोल्ट मीटर आंसर आ रहा होगा, ठीक है। ये जो फाई आउट आ रहा होगा ये प्लस में आ रहा होगा 18 वोल्ट मीटर। देखो बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल थी, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था तो फाइनेट 0 था। क्या यहाँ फाइनेट 0 आएगा, नहीं बच्चों। जो फाइनेट की वैल्यू आ रही होगी बच्चों वो फाई इन प्लस फाई आउट, जो कि फाई आउट प्लस का 18 वोल्ट मीटर आ रहा होगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे नेट फ्लक्स 0 नहीं है, ठीक है। तो देखो, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी ज्योमेट्री को रखते हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे नेट फ्लक्स 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो जो अगला सवाल है बच्चों, इसमें आपको फाई इन और फाई आउट ही कैलकुलेट करना है। सवाल ऐसा है कि एक हेमिस्फीयर गिवन अपने को, एक हेमिस्फीयर गिवन है, देखना, ठीक है। एक हेमिस्फीयर गिवन अपने को, देखो ये हेमिस्फीयर ऐसा है, ठीक है, एक हेमिस्फीयर गिवन है, ठीक है। एक हेमिस्फीयर गिवन है जिसकी रेडियस r गिवन है, ठीक है। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है बच्चों। ये सवाल है, आपको बताना है कि इसमें फाई इन और फाई आउट क्या होगा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन बनाऊं बच्चों, तो अपने को पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सरफेस पे नहीं है, ठीक है, तो इसके चलते जो नेट फ्लक्स आ रहा होगा वो 0 आएगा। 0 आएगा तो फाई इन प्लस फाई आउट की वैल्यू 0 आनी है, तो फाई इन की वैल्यू जो होगी वो माइनस ऑफ फाई आउट होगी कि नहीं। चलो अपने को फाई आउट कैलकुलेट कर सकते हैं अपन डायरेक्टली। जब फाई आउट कैलकुलेट करेंगे तो प्रोजेक्टेड एरिया अपने को ये लेना पड़ेगा, और ये क्या दिख रहा होगा, एक सर्किल दिख रहा होगा,
तो फाई आउट निकालें बच्चों तो अपन आ रहा होगा प्लस का ई इंटू पाई आर स्क्वायर। एग्री? चलो पाई आर स्क्वायर, तो फाई आउट की वैल्यू जो है वो आ गई ई पाई आर स्क्वायर। तो बताओ अब फाई इन की वैल्यू क्या होगी? जब ये ई पाई आर स्क्वायर आ गया तो फाई इन की वैल्यू बताओ बच्चों। फाई इन की वैल्यू माइनस ई, देखो यहाँ से ई पाई आर स्क्वायर आ रहा होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, देखो जो अगला सवाल है वो ऐसा है। जो अगला सवाल है बच्चों, ये थोड़ा ठीक सवाल है। सवाल ये है कि एक शंकु है। सवाल क्या बच्चों देखना, ठीक है? ठीक है बच्चों, इसकी रेडियस आर है। क्या बच्चों? आर है। इस बार मैंने इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है E1, ठीक है, और ऊपर से लगा रखा है E2। ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लगा रखा है। आपको बताना है कि फाइन कितना आ रहा होगा। कितना? आपको इसमें क्या बताना है कि फाइन कितना आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं बच्चों, थोड़ा सोच लो, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो जो फर्स्ट होगा बच्चों, इसके लिए प्रोजेक्टेड एरिया ये सर्कुलर मिल रही होगी, और जो दूसरे के लिए जो दूसरी फील्ड लाइन है बच्चों, इसके लिए एक ट्रायंगल मिल रहा होगा। ठीक है, कैसे? देखो जो पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसके लिए प्रोजेक्टेड एरिया सर्किल है जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, तो पहले के लिए फाई इन लिखा जा सकता है, कितना लिख सकते हैं? माइनस, क्योंकि इनकमिंग निकालना है, E1 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस जो दूसरा प्रोजेक्टेड एरिया है वो ऐसा देखो। ठीक है, A2R H और फील्ड लाइन ऐसे E2। ठीक है, तो अगर इस केस में फाई इन, इसको लिख लो 1। ठीक है, इसको लिख लो फाई इन 2। ये फाई इन 2 आ रहा होगा बच्चों, ये कितना आ रहा होगा? E2 इंटू एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल 1/2 इंटू 2R इंटू H आ रहा होगा। इसको कैलकुलेट करें बच्चों तो आ रहा होगा E2RH। तो अगर मैं नेट इनकमिंग फ्लक्स निकालूं बच्चों, अगर मैं नेट इनकमिंग फ्लक्स निकालता हूं इस अरेंजमेंट की वजह से, तो अपने को क्या मिल रहा होगा? नेट इनकमिंग जो नेट फ्लक्स आ रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इन हो रहा होगा वो आ रहा होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो माइनस कॉमन है, बाहर निकालता हूं तो E1 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा ना बच्चों क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स है तो माइनस लिखना है। ठीक है, प्लस E2R इंटू H, ये इसका सॉल्यूशन होगा। आउटगोइंग फ्लक्स क्या हो रहा होगा बच्चों? पॉजिटिव में इतना ही, नेट फ्लक्स कितना हो रहा होगा? 0। ठीक है, E2RH। चलो अब अपन बात कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट थ्योरम की, इसका नाम है गॉस थ्योरम। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? गॉस थ्योरम। चलो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट थ्योरम है एक, तो बोलते हैं गॉस थ्योरम। ठीक है, देखो गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस ने ये बताया बच्चों कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स एसोसिएटेड होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस टू द 1/ε0। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी कि उन्होंने जो बात बोली कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ closed surface is 1/ε0 times total charge
टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, इन वैक्यूम। ठीक है बच्चों, ये था गॉस थ्योरम, इसको अपन समझते हैं। ठीक है, देखो ये सर्कल क्यों सर, सर्कल का मतलब क्लोज सरफेस। ठीक है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये था उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ नोट करने वाली कुछ बातें हैं जो उन्होंने बोली थी। जो नोट ये है बच्चों, ठीक है, जो नोट ये है, ये जो पहला नोट है बच्चों वो क्या है कि जो पहला नोट है वो बच्चे ये है कि जो गॉसियन सरफेस था, उन्होंने क्या किया था कि गॉसियन सरफेस था, उन्होंने अपने नाम पे एक सरफेस दिया था। ठीक है, तो जो जो गॉसियन सरफेस था वो इमेजिनरी सरफेस था। क्या था? इमेजिनरी सरफेस था। ठीक है बच्चों, तो जो गॉसियन सरफेस था वो इमेजिनरी सरफेस था। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट था बच्चों वो ये था कि गॉस लॉ जो था, जो गॉस थ्योरम था, जो गॉस थ्योरम था, ठीक है, तो जो गॉस थ्योरम था बच्चों ये इट वाज सुटेबल, मोर सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल जियोमेट्री। ठीक है, अपन बाद में देखेंगे कि ये सिमेट्रिकल जियोमेट्री क्या है। सिमेट्रिकल यहाँ जियोमेट्री लिख लो, ठीक है, जियोमेट्री। ठीक है, सिमेट्रिकल जियोमेट्री। तो क्या सर ये गॉस थ्योरम सिर्फ सिमेट्रिकल जियोमेट्री के लिए वैलिड था? क्या एसिमेट्रिकल आता तो गलत था? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। एसिमेट्रिकल जियोमेट्री के केस में भी गॉस थ्योरम वैलिड है, बट वहाँ पे कैलकुलेशन अपने को बहुत लेंदी पड़ जाता। ठीक है, एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो गॉस थ्योरम था उसमें इंटीग्रेशन आता, जो ये जो इंटीग्रेशन है ये बहुत लेंदी पड़ता। ठीक है, तो यहाँ लिख लो इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर एसिमेट्रिकल, ठीक है, एसिमेट्रिकल ज्योमेट्री, but it is out of our scope for calculation point of view, calculation point of view, point of calculation point of view। ये कैलकुलेशन मतलब कि यहाँ पे लेंदी इंटीग्रेशन आएगा। ठीक है, ये लेंदी इंटीग्रेशन मिलेगा जो कि अपने कोर्स में नहीं है, जो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो गॉस थ्योरम था बच्चों ये डेराइव था कूलॉम्स लॉ से। ठीक है, जो दूसरी जानने वाली चीज है बच्चों ये है, तीसरी है, ये है बच्चों कि जो गॉस थ्योरम था, जो गॉस थ्योरम था इज derived from कूलॉम्स लॉ, ये कूलॉम्स लॉ एंड वाइस वर्सा, और कूलॉम्स लॉ भी बोल सकते हैं कि गॉस थ्योरम से ही डेराइव था, वाइस वर्सा। ठीक है, ठीक है, यहाँ नोट करने वाली बात यह है बच्चों कि गॉस थ्योरम तभी वैलिड होगा, गॉस थ्योरम इज वैलिड, गॉस थ्योरम तभी वैलिड होगा, ठीक है बच्चों, जब कूलॉम्स लॉ फॉलो करेगा किसको? इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर कूलॉम्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो गॉस थ्योरम वैलिड नहीं होगा बच्चों, वहाँ इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो वहाँ पे
क्या नहीं होगा, गॉस थ्योरम वैलिड नहीं होगा। ठीक है बच्चों। देखो अपने को ये बात पता है बच्चों कि इंटीग्रेशन ओवर ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ पे एक ज्योमेट्री ले रहा हूँ ऐसा, इसमें मान लो क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ डी एस है। ठीक है, तो अगर इसके लिए देखें तो ई की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, के क्यू बाई, यहाँ लिख लो ऐसे, और डी एस की वैल्यू लिख लो, तो ई इंटू डी एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ रही होगी। ठीक है, जो कि कहाँ से था, कूलॉम्स लॉ से था। ठीक है, जो चौथी बात जानने लायक है बच्चों वो ये है, ठीक है, कि गॉस थ्योरम में चौथी बात ये है बच्चों कि गॉस थ्योरम में अपन जो इनकमिंग फ्लक्स होता है उसको नेगेटिव लिखते हैं। ये बात तो पहले भी मैं डिक्टेट कर चुका था। और जो आउटगोइंग फ्लक्स है उसको अपन पॉजिटिव लिखते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इनकमिंग को प्लस लिखे और आउटगोइंग को माइनस लिखे। ठीक है, चलो जो पांचवी प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है कि इन गॉस थ्योरम, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है वो आता है सिर्फ इंक्लोज चार्ज की वजह से, इंक्लोज चार्जेस बाय गॉसियन सरफेस। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है बच्चों किसी भी पॉइंट पी पे वो आता है ड्यू टू ऑल चार्जेस, मतलब गॉसियन सरफेस के जो बाहर भी चार्ज है उनके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और जो अंदर है उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे जो ऑल चार्जेस मतलब इनसाइड प्लस आउटसाइड, किसके, टू द गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस के जो इनसाइड और आउटसाइड चार्जेस होंगे वो उसके वजह से। देखो यहाँ पे अगर अपन देखें, ठीक है बच्चों, ऐसा मान लो ये गॉसियन सरफेस है। ठीक है, दिस इज गॉसियन सरफेस, दिस इज इमेजिनरी सरफेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्लस Q1 चार्ज दिया, यहाँ पे प्लस Q3 और यहाँ माइनस Q2 लिया। ठीक है, यहाँ माइनस Q2 लिया और यहाँ पे चार्ज है प्लस Q4 और यहाँ है माइनस Q5। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट P है। ठीक है, तो अगर मैं फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस देखूं तो ये आ रहा होगा इनक्लोज, Q इंक्लोज बाय गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इंक्लोज कितना है, सिर्फ Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ रहा होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट देखें तो सबके चलते आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q1 चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रोएडिशन होगा, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q3 चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या रहा होगा, माइनस Q2 चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q4 चार्ज। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q5 चार्ज। सब चार्ज का वेक्टर एडिशन आ रहा हुआ है जो इनसाइड और आउटसाइड है गॉसियन सरफेस के। ठीक है बच्चों, चलो अपने को ये बात पता है बच्चों, जो अगली है छठी प्रॉपर्टी, ये है कि किसी भी कंडक्टर और मेटल के अंदर Q इंक्लोज 0 होता है। ये अपन यहाँ भी देख सकते हैं कि अगर मैं एक कंडक्टर लूँ बच्चों, ठीक है, अगर अपन एक ऐसा कंडक्टर लें, ठीक है, ये अपना कंडक्टर है। ठीक है, ये है कंडक्टर। अगर यहाँ मान लो जो मटेरियल है, अगर इसके जस्ट बाहर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, ठीक है,
अगर मैं इसके जस्ट बाहर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होता है बच्चों, वो कितना होता है? 0 होता है। इसी को अपने को प्रूव करना है। तो अपन देखें तो अपन देख चुके थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो किसी भी कंडक्टर पे यहाँ तो इंटर करती है परपेंडिकुलर, 0 होती है, होती ही नहीं है, ठीक है, यहाँ तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो अपन देखें इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो ये वाला एक्सप्रेशन 0, तो ये हो जाएगा क्यू इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इंक्लोज की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो नेट चार्ज होता है बच्चों वो 0 होता है। तो नो चार्ज कैन रिसाइड, लिखना यहाँ लिख लेना, नो चार्ज resides inside the metal or conductor, मेटल्स और कंडक्टर्स और मेटल्स के अंदर कोई चार्ज रिसाइड नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो जो 7वीं प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है, जो 7वीं प्रॉपर्टी है मतलब जो 7वां पॉइंट है ये है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछ लेता है ना। जो 7वां पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। 7वां पॉइंट जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि इफ फाई थ्रू गॉसियन सरफेस इज 0, इसका मतलब ये नहीं होता बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू गॉसियन सरफेस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये है तो ये होता है, ठीक है। जैसे अगर इसका मैं एक एग्जांपल दूं आपको तो देखो, अगर मैं गॉसियन सरफेस है, अपना गॉसियन सरफेस है, मैंने इसमें एक डाइपोल प्लेस कर रखा है, ठीक है। ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, मैंने डाइपोल प्लेस कर रखा है, ठीक है। तो डाइपोल अगर मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P, इसको हटाओ, यहाँ एक पॉइंट P है, तो अपन देखें तो जो इसके थ्रू फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि क्यू इंक्लोज ही 0 है। यहाँ पे क्यू इंक्लोज की वैल्यू कितना? प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो 0 हो गया। तो क्यू इंक्लोज 0, तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन 0 है। लेकिन अगर किसी थीटा एंगल पे अपने को इक्वेटोरियल पॉइंट पे बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये नॉन 0 आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये बात याद रखना कि अगर फ्लक्स 0 है, किसी भी गॉसियन सरफेस में अगर फ्लक्स 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा अगर देखें अपन बच्चों तो ये संभव है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स 0 होगा ही, ठीक है बच्चों। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बच्चों तो फ्लक्स 0 होगा ही। क्या होगा? जैसे B पॉइंट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस में 0 है तो इसका मतलब है कि फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस 0 आएगा। ये बात सही है, ठीक है। फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस 0 आएगा, ठीक है। जैसे इनसाइड द मेटल, एग्जांपल में ले लेना, जैसे इनसाइड द मेटल, ठीक है। मेटल के अंदर अभी अपन देख चुके थे, ठीक है, साथ में, ठीक है बच्चों। चलो, जो अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, 8वीं जो प्रॉपर्टी है ये है, जो 8वीं प्रॉपर्टी है बच्चों, जो 8वीं पॉइंट है वो है फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है। फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट टू द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का शेप कुछ भी हो बच्चों, शेप एंड साइज लिख लो, ठीक है। साइज और शेप कुछ भी हो, साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का शेप और साइज कुछ भी हो, ठीक है। उसके थ्रू जो फ्लक्स, जैसे मान लो कि एक ऐसा है, ठीक है, इसमें मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया
और एक मान लो ऐसा गॉसियन सरफेस है, ये मान लो ऐसा गॉसियन सरफेस है और एक ऐसा गॉसियन सरफेस है। देखो इसका शेप साइज अलग है लेकिन मैंने सेम चार्ज प्लेस कर रखा है। तो क्यू इंक्लोज बाई गॉसियन सरफेस कितना है, क्यू है। तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट आ रहा होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा, और इसके वजह से भी प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा। दोनों की वजह से सेम है, तो शेप और साइज पे जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है गॉसियन सरफेस पे, ठीक है। देखो जो 9th प्रॉपर्टी है बच्चों वो ये है, ठीक है, जो 9th प्रॉपर्टी है या जो 9th, ठीक है, इसमें एक और बात लिख लेना कि लोकेशन पे भी नहीं डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे चार्ज का लोकेशन इनसाइड द गॉसियन सरफेस कहीं भी हो, जैसे ये चार्ज यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो यहाँ लिख लेना शेप साइज एंड लोकेशन ऑफ चार्ज, शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस एंड लोकेशन ऑफ चार्ज, इसको भी ऐड कर लो इसी में, ठीक है। लोकेशन ऑफ चार्ज, चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर कहीं भी हो, ठीक है, फ्लक्स उतना ही आ रहा होगा, ठीक है। देखो जो 9th प्रॉपर्टी है बच्चों ये है कि अगर अपन एक क्लोज बॉडी को if a closed body is placed in इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपन देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म भी हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, हाँ, तो जो फ्लक्स लिंक होगा बच्चों ऑलवेज जीरो होगा, ये तो अपन देख चुके हैं, हाँ, फ्लक्स लिंक्ड इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, ये तो हमेशा जीरो आएगा, अपन देख चुके थे, ठीक है, ऑलवेज जीरो। जैसे मान लो ये है, ठीक है, इसको ऐसे बना लो, ठीक है, ऐसे निकला, इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है बच्चों, ऐसे है, ठीक है, एक स्फीयर है, ठीक है बच्चों, ये स्फीयर है, ठीक है। तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आएगा इसमें, ठीक है बच्चों, इसमें हमेशा जीरो आएगा। जैसे मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट ऐसा प्लेस कर दिया, ठीक है, इसमें भी, ठीक है, इसमें जो फाइन आएगा वो भी जीरो आएगा, ठीक है, यहाँ भी फाइन जीरो ही आ रहा होगा, ठीक है। अगर इसका बी पॉइंट देखें तो जो बी पॉइंट होगा बच्चों ये है, तो जो बी पॉइंट है बच्चों, अगर कोई भी बॉडी इसमें देखना है, इसमें इस केस में ये जो क्लोज बॉडी है इसमें चार्ज इंक्लोज नहीं है, मतलब ये क्लोज जो बॉडी है इसमें चार्ज नहीं है, ठीक है, याद रखना, इसमें विदाउट चार्ज है, ठीक है, विदाउट चार्ज, क्लोज बॉडी विदाउट चार्ज, यहाँ लिख लेना क्लोज बॉडी विदाउट चार्ज, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो अभी ऐसा है, ठीक है। इफ ए क्लोज बॉडी, यहाँ लिख लो, इफ ए क्लोज बॉडी विथ चार्ज इज प्लेस्ड इन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा कुछ है, एक ऐसा बॉडी है, ठीक है, ऐसा बॉडी है मान लो, ठीक, ऐसा, ठीक, इस पे चार्ज मान लो यहाँ क्यू है, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होगा वो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहाँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा। मान लो एक ऐसा बॉडी है, ठीक है, ये रहा, ये यहाँ प्लस क्यू है, ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है जी। मान लो एक बॉडी ऐसा है, ऐसा किसी ने बॉडी दे दिया, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होगा वो भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा होगा, ठीक है। कोई मान लो ऐसा बॉडी दे दिया, ठीक है, यहाँ रख दिया, इसमें भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा होगा, ठीक है। चलो पॉइंट है बच्चों ये है कि फ्लक्स पर यूनिट
सॉलिड एंगल कांस्टेंट होता है, फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है, इससे फील्ड लाइंस निकल रही होगी, ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ मान लो निकल रही है, मैंने एक एरिया यहाँ रखा, ठीक है, एक एरिया यहाँ रखा, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ये एरिया है, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड एंगल मान लो इतना बन रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अपन अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट बी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, ये बात अपन पहले जान चुके थे, ये यहाँ पे पॉइंट चार्ज है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो यहाँ अपन एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं सॉलिड एंगल का। क्या है कि सॉलिड एंगल होता क्या है, क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देख रहे हैं कि सॉलिड एंगल होता क्या है। ठीक है, देखो अपन थोड़ा सा सॉलिड एंगल देख लेते हैं, सॉलिड एंगल, इसको अपन कैसे दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो सॉलिड एंगल देख लेते हैं, सॉलिड एंगल होता क्या है। ये मान लो इसका एरिया ए है, ये सॉलिड एंगल, ठीक है, एरिया ए है, ये सॉलिड एंगल, ठीक है बच्चों, इसकी रेडियस मान लो आर है। तो अपन डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ कि सॉलिड एंगल जो होता है वो होता है ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें बच्चों, सॉलिड एंगल की यूनिट की, तो जो यूनिट होता है वो होता है एस्टे रेडियन। क्या होता है बच्चों, एस्टे रेडियन। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है बच्चों वो एस्टे रेडियन होती है, और सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई भी पॉइंट है, अगर कोई भी पॉइंट है बच्चों, उसके सराउंडिंग में पूरा एयर है, ठीक है, सुनना कि अगर कोई भी पॉइंट है जिसके चारों तरफ खुला हुआ है, अगर कोई पॉइंट उसके चारों तरफ खुला हुआ है, तो उसके अराउंड जो एंगल सबटेंड होगा सॉलिड एंगल वो 4 पाई होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने बोर्ड पे एक पॉइंट ले लिया, तो बोर्ड पे एक पॉइंट लूंगा तो उधर का पार्ट तो खुला नहीं है, इधर का पार्ट खुला है, एयर के कांटेक्ट में है, तो इधर उसका आधा एंगल बन रहा हुआ, तो कितना एंगल सबटेंड हो रहा है बच्चों, 2 पाई। ठीक है, तो अगर एक खुला हुआ पॉइंट है, अगर एयर में इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दे पॉइंट, तो उसके करस्पॉन्डिंग 4 पाई एंगल बनता है। तो अगर अपन बात करें बच्चों कि सन रेज जो एंगल बनाती है, बताओ सॉलिड एंगल उनके द्वारा कितना होगा, 4 पाई। अपने घर में जो ट्यूबलाइट जलता है बच्चों, उसके द्वारा सॉलिड एंगल कितना होगा, मान लो कि एक बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो सॉलिड एंगल, बल्ब तो कहीं फिक्स होगा वॉल में, तो बस इधर वाला एंगल बन रहा होगा, तो ये 2 पाई बन रहा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, 2 पाई बन रहा होगा। ठीक है, अगर चारों तरफ से कोई भी पॉइंट खुला हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड एंगल कितना बनेगा, 4 पाई, और सिर्फ आधा खुला हुआ है तो 2 पाई। ठीक है बच्चों, देखो तो अगर मैं मान लेता हूं कि क्यू चार्ज को मैंने प्लेस किया, और क्यू चार्ज जिस पॉइंट पे प्लेस किया वहां सॉलिड एंगल 4 पाई बन रहा है, तो वहां पे जो फ्लक्स लिंक होगा वो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अगर सॉलिड एंगल वहां पे 2 पाई बन रहा है, ठीक है, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर सॉलिड एंगल पाई बन रहा है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वहाँ एसोसिएट होगा क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी एग्जांपल से समझेंगे। देखो मैंने क्या किया, एक स्फीयर लिया, ठीक है, इसे देख लेते हैं, ये बात क्लियर हो जाएगी। एक स्फीयर लिया, ठीक है,
स्फीयर कैसा होता है, देखो 3D होता है, स्फीयर लिया तो स्फीयर ले लिया और स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। ये बोर्ड में बच्चों ये तो सर्किल दिख रहा है ना, स्फीयर ऐसे होगा, ठीक है ऐसे होगा। तो यहाँ रखूंगा तो ये चारों तरफ से इसके हवा है, तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल ये बन रहा होगा चारों तरफ से बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ सॉलिड एंगल बन रहा होगा 4 पाई, तो 4 पाई और क्यू चार्ज है, तो अगर गॉसियन सर्किट ड्रॉ करूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ रहा होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मैं बच्चों इसी को ऐसे बना देता देखो और यहाँ पे रख देता प्लस क्यू चार्ज, इस बार देखो, इस बार तो फील्ड लाइन चारों तरफ निकल रही थी ना, देखो इससे तो फील्ड लाइन चारों तरफ निकल रही थी, लेकिन यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे ही निकलेगी, ठीक है ऐसे निकल रही होगी। तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा बच्चों वो 2 पाई बन रहा होगा, और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होगा बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होगा वो आ रहा होगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो मान लो कि एक गॉसियन सरफेस में ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, एक गॉसियन सरफेस में ऐसे बनाया, ठीक है, और एक गॉसियन सरफेस में ऐसे बनाया, इसको ऐसे बनाया, ठीक है, ये भी गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये भी गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस 2 मान लेता हूँ, इसको 1 मान लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है। तो देखें ये हवा में पॉइंट होगा, दोनों के केस में जो सॉलिड एंगल बन रहा होगा बच्चों वो 4 पाई ही बन रहा होगा, ठीक है। तो दोनों के चलते जो फ्लक्स आ रहा होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होगा दोनों के चलते, उसकी वैल्यू सेम ही आ रही होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने इस केस में देखो यहाँ पे सेंटर पे प्लेस करके रखा था, क्या मैं सेंटर से दूर रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड चेंज हो जाएगी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा? नहीं बच्चों, नहीं होगा। जैसे मान लो कि मैंने इसको ऐसे लिया और यहाँ चार्ज को यहाँ प्लेस कर दिया, वापस सॉलिड एंगल कितना बन रहा है, सॉलिड एंगल 4 पाई ही बन रहा है, ठीक है। इससे फील्ड लाइंस कैसे निकल रही होगी, ठीक है। तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक बच्चों, ठीक। अब मान लो कि ज्योमेट्री ऐसा देता, ठीक ऐसा, और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, यहाँ भी कितना एंगल बन रहा है, हवा में है ना, ये सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ भी सॉलिड एंगल कितना बन रहा होगा 4 पाई, और फाई कितना आ रहा होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ रहा होगा कि नहीं, आ रहा होगा ना बच्चों, ठीक है। अगर एक हेमिस्फीयर लेता बच्चों, अगर एक हेमिस्फीयर लेता और चार्ज को यहाँ ना प्लेस करके यहाँ प्लेस कर देता इस बार, तो देखो यहाँ प्लेस करता तो सॉलिड एंगल सिर्फ इतना बनता, लेकिन यहाँ प्लेस किया हूँ तो सॉलिड एंगल पूरा बन रहा है, ठीक है। तो सॉलिड एंगल पूरा बनने का मतलब 4 पाई, और 4 पाई का मतलब फ्लक्स इस केस में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। यहाँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। देखो अगर मैं ऐसा बना देता और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख देता, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, ऐसे बना देता, ये बिगर पार्ट है और ये स्मॉलर पार्ट है कि नहीं। अगर मैं बाहर निकालूँ तो ये स्मॉलर पार्ट आ रहा होगा, ये बिगर पार्ट आ रहा होगा। तो इस केस में देखो अगर मैं बिगर पार्ट देखूँ तो बिगर पार्ट पे चार्ज, अगर मैं इतना रख लूँ तो बिगर पार्ट पे कितना एंगल, सॉलिड एंगल, और स्मॉलर पार्ट पे भी सॉलिड एंगल सेम बन रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई। तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बन रहा है बच्चों दोनों के केस में, बिगर और स्मॉलर के केस में वो बन रहा है, बिगर और स्मॉलर के केस में वो बन रहा है 2 पाई, और 2 पाई के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स कितना आता है, तो जो फ्लक्स आ रहा होगा बिगर और जो फ्लक्स स्मॉलर से आ रहा होगा वो आता है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो
चलो जो अगली अपन आगे बात करें, अगर अपन आगे बात करते हैं तो मान लो कि मैंने एक कोण लिया ऐसा, ठीक है, समझते हैं ना बच्चों। मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस कर रखा है, तो प्लस क्यू चार्ज देखो तो ये कोण कितना सॉलिड एंगल, ये क्यू जो है वो कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, 2 पाई सॉलिड एंगल कर रहा है 2 पाई, और 2 पाई और चार्ज है क्यू, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा होगा वो आ रहा होगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा होगा ना। देखो इससे जो लाइंस निकल रही होगी ऐसे निकल रही होगी, ठीक है। चलो अगर मैं कुछ यूं ज्योमेट्री ले लेता, देखना, और इस केस में चार्ज को यहाँ प्लेस कर दूं, ठीक है बच्चों। तो अगर यहाँ प्लेस करूं बच्चों तो इससे फील्ड लाइंस जो निकल रही होगी वो देखना हर एक डायरेक्शन में निकल रही है। तो हर एक डायरेक्शन में जब फील्ड लाइंस निकल रही है तो मतलब ये चार्ज ऐसे पॉइंट पे रखा हुआ है जहाँ पे सॉलिड एंगल 4 पाई सबटेंड कर रहा है। तो सॉलिड एंगल जैसे ही 4 पाई है और चार्ज की वैल्यू क्यू है, तो ये जो फ्लक्स होगा वो प्लस का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा इसके थ्रू, ठीक है। चलो और सवाल देखते हैं। सवाल ये है, ठीक है बच्चों, सवाल ये है कि चलो सवाल लिख लेते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। सवाल ये है बच्चों कि एक ऐसी, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, थोड़ा समझना, कंसेप्चुअल है, ठीक है। मैंने यहाँ एक पॉइंट ए दिया है और यहाँ एक पॉइंट बी दिया है, यहाँ मत दो, यहाँ मत दो ये, और यहाँ दे दो बी, बाहर पॉइंट कोई बी है और एक यहाँ पॉइंट है पी, ठीक है। यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, ठीक है बच्चों। यहाँ माइनस Q3 चार्ज है, यहाँ माइनस Q4 चार्ज है, और एक और पॉइंट है यहाँ पे C, ठीक है, ठीक है। यहाँ प्लस Q4 चार्ज लिख लो, ठीक है, प्लस Q4 चार्ज है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट हैपेंस टू फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस एंड T at P when ठीक है। पहला पार्ट है Q1 is shifted at A, Q1 is, ये इससे यहाँ लग दो, ठीक है। Q1 is shifted at A। दूसरा है, ठीक है बच्चों, जो दूसरा है वो ये है कि माइनस Q3 इज शिफ्टेड एट C, माइनस Q3 इज शिफ्टेड एट C, माइनस Q3 इज शिफ्टेड एट E, ठीक है, माइनस Q3 इज शिफ्टेड एट E। Q4 इज शिफ्टेड एट A। और जो चौथा सवाल है वो ये है कि माइनस Q3 इज शिफ्टेड एट A, ठीक है। चलो इसमें जो कंसेप्ट है बच्चों ये है, अगर इसका मैं सॉल्यूशन बनाऊं और आपको समझाऊं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर मैं Q1 को A पे शिफ्ट कर दूं, अगर Q1 को मैं A पे शिफ्ट कर दिया, जैसे Q1 को A पे शिफ्ट कर दूंगा तो क्या नेट इंक्लोज चार्ज चेंज होगा? नहीं। तो नेट चार्ज अगर इंक्लोज चार्ज चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस रिमेन सेम, लेकिन जैसे ही मैं Q1 चार्ज को A पे प्लेस करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे डिस्टेंस चेंज हो रहा है। देखो पहले चार्ज यहाँ पे है, अब चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो डिस्टेंस चेंज होने के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, चेंज। जो दूसरा सोल्यूशन है बच्चों
कि -Q3 चार्ज को अगर सी पॉइंट पे लेके जाए, देखो अगर -Q3 चार्ज को सी पॉइंट पे लेके जाते हैं तो वापस Q इनक्लोज वहीं रहेगा, लेकिन इस P पॉइंट से सेपरेशन इस Q3 चार्ज का चेंज हो जाएगा। तो फाई थ्रू गॉसियन सरफेस तो सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन E एट P पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं तीसरा सॉल्यूशन बनाऊं बच्चों कि Q4 चार्ज को ए पे शिफ्ट करता हूं, जैसे ही Q4 चार्ज को ए पे शिफ्ट किया तो Q इनक्लोज की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने पॉजिटिव चार्ज लेकर आया है। बाय डिफॉल्ट कुछ भी लिखा हूं मतलब ये सब पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज लेकर आया है तो Q इनक्लोज की वैल्यू बढ़ गई। तो जैसे ही Q इनक्लोज बढ़ेगी तो फाई थ्रू गॉसियन सरफेस भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, इंक्रीज्ड, ठीक है, और EP तो चेंज ही हो जाएगा क्योंकि सेपरेशन चेंज हो रहा है, E3 चेंज हो गया, ठीक है। अगर मैं चौथे का सॉल्यूशन बनाऊं, इस बार -Q3 को अंदर लेके जाऊंगा तो Q इनक्लोज की वैल्यू घट जाएगी। जैसे Q इनक्लोज घटेगा तो फाई थ्रू गॉसियन सरफेस घट गया, जैसे फाई थ्रू गॉसियन सरफेस घट गया मतलब ये डिक्रीज कर गया ना, ये डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और E एट P पॉइंट चेंज तो होना ही है क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है, चेंज, ठीक है। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगी, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं। सवाल ये है बच्चों, सवाल ये है, देखना ऐसा है, यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये सवाल है, एक कोन है और इसके ऊपर हेमिस्फीयर माउंट है, यहाँ एक चार्ज है Q, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट A है और यहाँ पॉइंट एक B है। सवाल यह है कि पहला जो पार्ट है इसका वो है फाई थ्रू कोन एंड दूसरा है फाई थ्रू हेमिस्फीयर कितना होगा, ठीक है, ठीक है। जो पहला पार्ट है यह है। जो तीसरा है वो यह है कि अगर Q को शिफ्ट कर दूं A पे, इफ Q इज शिफ्टेड एट A देन फाई थ्रू कोन एंड फाई थ्रू हेमिस्फीयर कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद इफ Q इज शिफ्टेड, अगर Q को शिफ्ट कर दूं B पे तो आपको बताना है कि फाई थ्रू कोन एंड फाई थ्रू हेमिस्फीयर कितना आएगा। सोचो जल्दी। अगर इसको आप सॉल्व करोगे और सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बना रहा है हेमिस्फीयर भी 2π और एक कोन भी 2π चार्ज के साथ। तो अगर पहले का सॉल्यूशन बनाऊँ तो फाई थ्रू कोन 2π एंगल बनने के चलते Q/2ε0 आ रहा होगा, और जो कि फाई थ्रू हेमिस्फीयर होगा क्योंकि दोनों एंगल सेम सबटेंड कर रहा है, ठीक है। जो पहला और दूसरा दोनों का सॉल्यूशन है ना, ठीक है। जो तीसरा है कि अगर चार्ज Q को मैं A पे शिफ्ट करूंगा बच्चों, जब जैसे चार्ज को शिफ्ट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इससे होगी एसोसिएटेड, समझना, ठीक है, जो कोन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एसोसिएटेड होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। जैसे ही चार्ज को यहाँ लेके आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो Q से निकलेंगी वो ज़्यादा हो जाएंगी, इसीलिए फाई थ्रू द कोन जो होगा इस बार ग्रेटर हो जाएगा Q/2ε0 से, और फाई थ्रू हेमिस्फीयर जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों, Q/2ε0 से। जैसे ही तो चौथा पॉइंट है, इस चार्ज को मैं ऊपर प्लेस करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रही होगी हेमिस्फीयर से वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में जो हेमिस्फीयर से फ्लक्स एसोसिएट हो रहा होगा वो Q/2ε0 से ज़्यादा आ रहा होगा, और जो कोन से एसोसिएट हो रहा होगा बच्चों वो Q/2ε0 से कम हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट